हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित है और मेरे साथ में देखिए दीपक सर हैं। आज हम लोग जो है यहाँ पे एक बेहतरीन मुद्दा लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो बहुत सारे बच्चों का एकदम इशू था और बहुत सारे बच्चे जो है हमसे पूछ भी रहे थे हम सब सर से यहाँ पे। और बहुत सारे बच्चे जो है ना दूर से भी हमसे जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्टली रूप में भी, चाहे जैसे भी। उनका एक ही मुद्दा था कि अभी हम कितना बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो कम समय आपका बचा हुआ है, 40 से 50 दिन जो बचा हुआ समय है, उसमें हम पढ़ के कितना अधिक से अधिक नंबर जो है बोर्ड में ला सकते हैं, अपना सिलेबस कवर सकते हैं। बस एक ही मुद्दा है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम यहाँ बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि कैसे इसको जो है हम क्या करें, आगे बढ़ाएं। तो आप लोग का तैयारी तो बेहतरीन तरीका से चल ही रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आप एग्ज़ाम का मुश्किल से आपको 50 दिन बाकी है, नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। आपको पूरा मन लगा के पढ़ना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या सुधार कर सकता है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या हुए हैं बताइए, उपस्थित हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बात करेंगे। दीपक सर, आप कुछ पहले बोलिए। सर सबसे पहले तो अभी स्टूडेंट में ये चीज़ है कि किसी किसी का तो सर सिलेबस से कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और दूसरा चीज़ ये है कि रिवीजन बहुत रोल करता है। हाँ, रिवीजन में कमी होता है। उसके बाद हो गया, ज़्यादातर चीज़ में अगर किसी टारगेट को कंप्लीट ना कर पाना होता है कि ऑब्स्ट्रैकल्स बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन वगैरह हो गया कि क्या चीज़ वगैरह होता है कि उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। और अभी के समय में ज़्यादा प्रिपरेशन में हेल्प भी करेगा टेस्ट। हाँ, टेस्ट बहुत ठीक है। इम्पोर्टेंट है। क्या कि अगर टेस्ट अच्छा से ना हो पाया, टेस्ट का एनालिसिस ना हो पाया, ठीक है, किस तरीक़ा से आंसर को लिखेंगे ताकि बोर्ड में अच्छा मार्क्स मिल सके, तो ये सारा चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एकदम सही। तो इसी सारा चीज़ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। किस तरीके से क्या करेंगे, सिलेबस किस तरीके से कौन से का अप्रोच करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले साइंस के बारे में पूरा डिस्कस कर दीजिए। चलिए तो सबसे पहले साइंस के बारे में जान लेते हैं कि आपका साइंस में बोर्ड एग्ज़ाम में आपका पेपर आएगा टोटल 80 मार्क्स का, ठीक है। जिसमें से और साथ ही साथ 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा जो स्कूल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर हम बात करते हैं साइंस में, तो साइंस में आपका फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर आपका है, ठीक है। सॉरी, फिजिक्स में 4 चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी 4 चैप्टर है और बायो में 5 चैप्टर है। यानी कि साइंस के बारे में बात करेंगे तो टोटल चैप्टर आपका 13 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस तीनों में से किसको किस तरीक़ा से अप्रोच करना है ताकि आप बचे हुए समय में अच्छा से अच्छा कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक फार्मूला शीट बनाइए, ठीक है। एक फार्मूला शीट बनाइए और फार्मूला शीट बनाने के बाद सारे फार्मूलों को लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो भी आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो गया फार्मूला से आराम से सॉल्व हो सके। उसके बाद थ्योरी वाला पार्ट हो गया, इसमें इसको भी कवर करना है, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक रिकॉल नहीं कर पाना, ठीक है, रिवीजन किस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक रिएक्शन का शीट बना लीजिए, ठीक है। जितना भी चैप्टर 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में, पूरा रिएक्शन A4 साइज पेज ले लीजिए, उसको लिख लीजिए। बायोलॉजी में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी टीचर आपको नोट्स लिखाए हैं उस नोट्स को थोरोली आराम से फॉलो करना है। नोट्स रिवाइज करने के बाद उसके बाद ही आपको क्या करना है, NCERT को पढ़ना है,
ठीक है। एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम का लेबलिंग हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि रिवीजन किस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है रिवाइज करने का और ज़्यादा दिन तक उसको याद रखने का। जैसे अगर हम बोलते हैं कि एक चैप्टर लेते हैं, चलिए रिप्रोडक्शन एक चैप्टर ले लिए, ठीक है। अब ये बायो का चैप्टर है, इसको आप पढ़ लिए। पढ़ने के बाद हो सकता है कि आप 1 घंटा बाद, मतलब कि 1 दिन बाद इस चैप्टर को फिर से भूल जाए। तो आपको करना क्या है, एक बार चैप्टर को रिवाइज करने के बाद, ठीक है, एक रफ कॉपी लीजिए आप, ठीक है। मान लीजिए एक रफ कॉपी ले लिए और रफ कॉपी में खुद से बुक बंद करके, कॉपी बंद करके खुद से लिखिए आपको कितना मतलब रिकॉल कर पाते हैं चैप्टर को। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगा रिकॉल करने में, हो सकता है कि आप 10% 15% रिकॉल कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ये हैबिट आपका बन गया तो धीरे धीरे आपका रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ते जाएगा और चीज़, ठीक है, जल्दी जल्दी रिकॉल होते पाएगा, ठीक है। तो रिवीजन इस तरीके से आप लोगों को करना है। उसके बाद अगर आप कहीं से टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट दीजिए, या नहीं तो अगर आप इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ भी टेस्ट सीरीज चलता है, यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिपरेशन में, ठीक है। चलिए तब आगे सब्जेक्ट के लिए, चाहे साइंस पर भी और थोड़ा सा चर्चा करेंगे अंकित सर। और हमारे साथ दिनेश सर भी है, ठीक है। तो आपके बारे में, मैथ के बारे में बताएं किस तरीके से मैथ को प्रेस करना है। इससे पहले कि साइंस में तो आप बता ही दिया ना पूरा, और भी कुछ अपने विचार बताइए कि और बच्चों को क्या। हम तो साइंस में ही बोलेंगे कि जो भी थ्योरी वाला पार्ट है, जैसे बढ़िया जो टॉपिक है साइंस में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ह्यूमन आई में देखिए जाके आपका है, उसमें बहुत सारा पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी में देखिए बहुत सारा पार्ट है, उसको आप क्या कीजिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट में देखिए बहुत सारा पार्ट है, तो जो आपको अपने से पता चल जाएगा देखिए ये हमको इम्पोर्टेंट है, उसको तो आपको करना ही करना है, ठीक है ना, पूरा एकदम बहुत जरूरी है। CBSE बोर्ड का बच्चा है तो न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देना है थोड़ा सा। बिहार बोर्ड वाला के लिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, MCQs में ज़्यादा आता है, तो सब जो है एकदम पूरा जो है ना, जो आपको सबसे पहले क्लास में जो पढ़ाया गया वो तो आपको रिवीजन होना ही होना चाहिए। पहले आप क्लास वाला पूरा रिवीजन कीजिए, दूसरा आप मॉक लगाइए पूरा एकदम। मॉक लगाने के बाद आपको जहाँ भी दिक्कत हो रहा है उसको आप क्या कीजिए, पूरा इम्प्रूवमेंट कीजिए। बाकी यही फिलहाल ही आपका तरीका है। अब पढ़ाई की जो है आप जो पढ़ रहे हैं उसको स्पीड को बढ़ाइए अपना, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। अब जो है आपके सामने मैथ वाला पेपर डिस्कस होगा सबसे पहले कि मैथ के लिए कैसे करना है, तो दिनेश सर आएंगे। तो आइए दिनेश सर। हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग को साइंस बताया जा रहा था, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जैसे मैथ का बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स में क्या है कि आपको पहला प्रायोरिटी देना है एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE हो, कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। साथ में आप PYQ सबके पास होना चाहिए, यदि नहीं है तो आप अवेलेबल करवा लीजिए और उनको आप लगाइए, क्योंकि सारा अब मतलब करीब पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपके पास, आपको जज करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है PYQ। आप PYQ को लगाइए और साथ में एनसीईआरटी को जितना बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब ये कम से कम जो मेहनत कर रहा है बच्चा, हम उनको बात कर रहे हैं, जो कम से कम मेहनत करके और फिर भी चाह रहे हैं अच्छा मार्क्स, तो उसको मिनिमम मेहनत यदि करना है कुछ, तो एनसीईआरटी कम से कम कवर करना ही पड़ेगा। उससे आप यदि चुकिएगा तो फिर आप बेहतर करने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। तो इसलिए मेरा बस यही सलाह है कि जितने भी बच्चे हैं एनसीईआरटी को पूरा अच्छा से रिवीजन कीजिए, साथ में आप क्या कीजिए, PYQ लगाइए। उसके अलावा कहीं भी यदि आपका टेस्ट सीरीज व्यवस्था है आसपास में, जैसे यहाँ पर टेस्ट सीरीज रेगुलर रूप से चल रहा है, तो आप यहाँ आ जाइए। जो बच्चे यहाँ अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन या किसी माध्यम से आप यहाँ से जुड़ पा रहे हैं, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, PDF फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएगा। अदरवाइज आप जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में भी मिलती है, जैसे सेट में आता है, और सारे CBSE और बिहार बोर्ड दोनों का सिंपल पेपर भी निकालती है ना, तो आप सिंपल पेपर लगाइए। बस यही सब चीज़ कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए।
फार्मूला को देखिए और केवल फार्मूला को आप याद कीजिएगा तो याद नहीं रहेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन कीजिए, फार्मूला देख देख के ही क्वेश्चन कीजिए। आप 10 क्वेश्चन देख कीजिएगा तो 11वां में ऑटोमेटिक आपको फार्मूला याद हो जाएगा। लेकिन आप केवल फार्मूला याद करके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि चलो हमको फार्मूला याद करना है, तो फिर वो आप भूलिएगा, वो सब भूलता है। लेकिन आप जब क्वेश्चंस बनाइएगा ना तो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। इसलिए सारे बच्चे अब कम से कम कॉन्शियस हो जाइए। अब एकदम लास्ट आपका फेज चल रहा है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि अब थोड़ा सा भी आप लेजीपन कीजिएगा तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप बेहतर कर पाइएगा। इसलिए अब अंतिम समय है, ये जो भी अब 1 मंथ का आपके पास प्रॉपर टाइम है, 1.5 मंथ का, उसका आप सही से यूटिलाइज कीजिए। और मैथमेटिक्स को यदि 8 घंटा का आपको रूटीन है तो हम बोलेंगे मिनिमम आपको 3 से 4 आवर मैथमेटिक्स में देना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ, इसलिए क्योंकि कोई भी टीचर्स आपको बोलेंगे कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का जरूरत है तो मैथमेटिक्स का है। तो यदि 8 से 10 घंटा का रूटीन है तो आप 4 घंटा मैथमेटिक्स का रूटीन में डालिए, 2 घंटा साइंस पढ़िए और 2 घंटा में आर्ट्स पेपर को लीजिए। तो ये मेरा अपना स्ट्रेटजी यही है, जिसमें हम भी कभी पढ़ाई करते तो कुछ इसी तरीके से करते थे कि यदि मिनिमम 8 आवर्स का आपका सेल्फ स्टडी है तो 4 आवर्स मैथमेटिक्स को दीजिए, 2 आवर्स साइंस को दीजिए और 2 आवर्स में पूरा आर्ट्स पेपर को कंप्लीट कर लेना है। आर्ट्स मतलब हम उसमें हिंदी, संस्कृत जो भी है उसको भी हम जोड़ रहे हैं। तो ओवरऑल ये होना चाहिए। उससे ज़्यादा आप मेहनत कर पा रहे हैं तो और भी अच्छा है। 3 घंटा साइंस को दीजिए रेगुलर, 3 घंटा सोशल साइंस को भी दीजिए, लैंग्वेज पेपर भी 1 घंटा अलग से स्पेशल दे दीजिए और 3 मतलब जो 10 घंटा 12 घंटा का रेगुलर है तो उनके लिए वो है। लेकिन मिनिमम आपको 8 आवर पढ़ना पड़ेगा। अब जो भी समय है तो उसमें आपको समय निकाल करके और 8 आवर का सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। बार बार प्रैक्टिस, जितना रिवीजन कर पाएगा उतना बेहतर अंक ले आइएगा। अब आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप अभी तक कितना पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं डजेंट मैटर। अब जो आप 1-1.5 मंथ का समय है उसका सही से यूटिलाइज कर लेते हैं, आपका रिजल्ट बेहतर होगा, विश्वास मानिए। और जो है PYQ एकदम साथ में लगाते ही रहिए। और सारे सर सब बताए ही हैं कि कैसे सर एक और चीज़ है जो स्टूडेंट सबको लास्ट टाइम पे लगता रहता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए ज़्यादा मतलब कि बुक वगैरह को फॉलो करना, ये सारा चीज़ नहीं। देखिए आप ना लिमिटेड रिसोर्सेज को रखिए। जो जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उन टीचरों पर आप विश्वास कीजिए, क्योंकि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो अपना बेस्ट मटेरियल आपको देंगे। 10 बुक से वो स्टडी करके जैसे भी हो वो आपको एक कंटेंट आपको ऐसा तैयार करके देंगे जो आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी कोई टीचर है तो इतना तो कम से कम करते ही हैं कि अपना रिसोर्सेस ऐसे बनाते हैं और आपको ऐसे मटेरियल देते हैं कि सारे चीज़ उसमें कवर हो पाएगा। तो सबसे पहले जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, या इस संस्थान में हो या कहीं और भी, तो आप पहला काम कीजिए कि अपने टीचर पे आपको विश्वास बनाना पड़ेगा कि जो भी हमारे टीचर का बोल रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके हित के लिए किया जा रहा है। तो पहला तो ये काम हो करना है। दूसरा है कि जितना चीज़ आपको पढ़ाया गया है, जितना भी फिजिक्स का नोट्स हो, केमिस्ट्री का नोट्स हो, बायोलॉजी का हो, सोशल साइंस का हो, जितना भी है मैथमेटिक्स में जो चीज़ें पढ़ाई गई है, उस चीज़ को आप लोग पहले बार बार रिवीजन कीजिए। ये नहीं कि ये चीज़ पढ़ लिया, आप दूसरा बार दूसरा चीज़ पढ़ रहे हैं, तीसरा बार तीसरा बुक से कर रहे हैं, चौथा बार वो गाइड से, MBD गाइड से कर रहे हैं, फिर गोल्डन गाइड से कर रहे हैं। ये सब नहीं, ये मत कीजिए। उसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं सक्सेस हो पाइएगा। लिमिटेड कीजिए, जितना सर पढ़ा है उस नोट्स को पूरा करना है चाहिए। समझे सर? ये ज़रूरी है, क्योंकि भटक जाता है, बच्चा है अभी, उतना समझ नहीं है। तो इसलिए जो भी सर जहाँ पढ़ रहे हैं आप, जिस सर से, उनका नोट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उनका नोट्स कीजिए, NCERT रखिए और PYQ, ये 3 चीज़ आपका एकदम होना ही चाहिए। ये ब्रह्मास्त्र है आपका। तो यही सब है। और बताइए दीपक सर। और सर एक और चीज़ है कि ये तो ठीक है कि हाँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब ज़्यादा चीज़ होता है कि सर डिस्ट्रैक्शन वगैरह बच्चा को हो जाता है, ठीक है। जैसे में और ज़्यादा चीज़ यही है कि गलत हैबिट को बार बार रिपीट करने से ये चीज़ होता है, ठीक है। तो अपना दिनचर्या किस तरीक़ा से होना चाहिए। मान लीजिए कि 8 से 10 घंटा कम से कम तो अभी के समय में स्टडी करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है कि जैसे आपके अंदर क्या चीज़ है, क्या आप गलत करते हैं जो आपको पढ़ने से रोकता है, ये आपके अलावा और कुछ जान भी नहीं सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को पहचानिए और कोशिश कीजिए कि अगला दिन से वो चीज़ रिपीट ना हो, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ छोड़ना है, ठीक, जैसे आप मान लीजिए फ़ोन ही स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब मूवी देख रहे हैं, और ये चीज़ आपको समय ज़्यादा लेता है फ़ोन में जाने से, साथ ही साथ आपका स्टडी ना हो पाता है,
तो सुबह उठने के बाद आप अपने आप से प्रतिज्ञा कीजिए कि मतलब कि जैसे हमारा मन इस तरीक़ा से है कि अगर आप 1 महीना बोल दे कि हाँ 1 महीना नहीं करेंगे सब कुछ, तो ऐसा हो नहीं सकता, वो करवा ही देगा। ठीक है, कोशिश कीजिए कि सिर्फ 1 दिन, रोज़ यही करना है, सिर्फ 1 दिन आप जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन वाला चीज़ है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है बात से, उसको अवॉइड करने का कोशिश कीजिए, सिर्फ 1 दिन। और हर सुबह यही चीज़ आप 1-1 दिन कीजिएगा तो आपका धीरे धीरे हैबिट डेवलप होता जाएगा और बाद में आप डिटरमाइनिंग शक्ति भी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और 8 से 10 घंटा आराम से आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया एक देश है, वहाँ तो एकदम क्लियर कर दिया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को मोबाइल फ़ोन ही नहीं चला सकता है। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि मोबाइल फ़ोन मत चले, तब फिर ये यूट्यूब पे देखिएगा आप कैसे। तो आपको पहला नंबर बात यह है कि एक रूटीन बनाना है कि 2 घंटा हमको जो भी सर का हमारे चैनल के ये यूट्यूब चैनल पे जो चीज़ आप रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, मीन्स पॉजिटिव चीज़ें जो ले रहे हैं, जैसे क्लास है, अभी साइंस का फिजिक्स का क्लास आपको रेगुलर अंकित सर के द्वारा लिया जा रहा है, तो अब ये नहीं हम बोलेंगे कि मोबाइल ही छोड़ दीजिए, तब तो देख ही नहीं पाइएगा। तो मोबाइल को आपको देखना है, एक लिमिट, टाइम लिमिट करना है कि हमको 1 घंटा डेली मोबाइल का यूज करना है। उस 1 घंटा में ही या 1.5 घंटा करना है, मैक्सिमम 2 घंटा करना है। उस 2 घंटा में 1.5 घंटा हमारा यूटिलाइज होना चाहिए, मीन्स 1.5 घंटा की यदि वीडियो सर का गया है तो वो हम देखेंगे। हाँ, आधा घंटा उसी में डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे तो कोई, ये ह्यूमन नेचर है, 10-5 मिनट हो सकता है, तो आप आधा घंटा उसमें 2 घंटा हम दे रहे हैं तो 1.5 घंटा आपको अच्छा चीज़ लेना है। आधा घंटा 24 घंटा में आप उसमें थोड़ा बहुत अच्छा ही चीज़ देखिए, उसमें भी मतलब एक मोटिवेशनल चीज़ देख लीजिए, कोई अच्छा वीडियो देख लीजिए, तो आधा घंटा आप उसके लिए रखिए। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में तो एकदम बैन कर दिया है, और ये ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। आप अच्छे लोगों के साथ रहिए। अभी जो सर बता रहे थे डिस्ट्रैक्शन, तो डिस्ट्रैक्शन बस यही है कि आप अभी 1-1.5 मंथ यदि आप पेरेंट्स के साथ हैं तो एकदम पेरेंट्स के साथ समय बिताइए, एक्स्ट्रा दोस्ती मत कीजिए। और यदि कोई ऐसा दोस्त है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, गलत मार्गों पर ले जाना चाहे, तो उनको एकदम छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, एकदम डूब जाइए पढ़ाई में और एकदम रूम पैक करके पढ़िए, ताकि अभी रूम पैक कर लीजिएगा तो जब रिजल्ट आएगा तब रूम नहीं पैक करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप रूम पैक करके पढ़िएगा तो बाद में जब रिजल्ट आएगा तो एकदम रोड पे चलिएगा, लोग बोलेगा हाँ कितना नंबर आया, तो बोलने में मज़ा आएगा। अभी आप नहीं पढ़िएगा तो बाद में जब रूम पैक कीजिएगा और आंसू बहाइएगा तो उस समय जो है माँ बाप भी जो है ना हेल्प नहीं करेगा। तो बस यही चीज़ है, आप लोग समझदार हैं तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आपको ही बेनिफिट होगा। बाकी हमको लगता है ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। हम लोग का सर जो फिजिक्स अभी एक आप लोग को रेगुलर चल भी रहा है, और साथ ही साथ अभी मैथ भी चल रहा है। इंग्लिश में क्या अप्रोच होना चाहिए थोड़ा सा अंकित सर बता दें। हाँ तो बता दीजिए, ठीक रहेगा। तो सर आएंगे और इंग्लिश को कुछ, अच्छा इंग्लिश का थोड़ा हम कर देते हैं, रुकिए ना, भेजें प्रवीण, टेलीग्राम खोल के भेजिए। देखिए अभी जो है ना आपको दिनेश सर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे थे, हमको तो मज़ा आया सुन के कि रूम में बंद होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको रिजल्ट बेहतर करना है तब, ठीक है ना। नहीं कीजिएगा बंद तो बाद में समस्या तो होना ही है। और दोस्त जितना भी है, बुरा दोस्त बुरा ही होता है, ठीक है ना, उसमें कोई दिस डैट परंतु किंतु परंतु नहीं है, इतना जान लीजिए। बढ़िया दोस्त, बुरा दोस्त संगति रहेगा ना तो आप शिखर पे भी चल जाइएगा ना, तो ऐसा ऐसा काम सिखाएगा आपको नीचे लग चलाएगा, समझ रहे हैं ना। टॉप करने के बाद भी बकलोल बन जाइएगा। दोस्ती तो खैर बढ़िया होना ही चाहिए, इसमें तो कोई। चलिए तब इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये जो है ना आपका इंग्लिश का, देखिए पहले सिलेबस है, ठीक है ना। सबसे पहले सबको सिलेबस पता होना देखिए बहुत जरूरी है। देखिए आ गया है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड है आपका, देखिए 24-25 का सिलेबस है। देखिए यहाँ पे इसमें जो है ना आपका 3 सेक्शन होता है, ठीक है ना। टोटल जो है आपका वो होता है आपका 3 सेक्शन होता है। कौन कौन सा तो बताइए। एक होता है हमारा रीडिंग वाला, एक होता है आपका राइटिंग वाला, एक होता है आपका बुक वाला, ठीक है ना। बस 3 सिलेक्शन आपका जो है होता है। अब इसमें क्या करना है, देखिए बुक वाला के बाद आपको सबको पता है कि आपके पास जो बुक है दिया हुआ, उसके कहानी को, उसके पोएम को, पोएट्री के, प्रोज को क्या कीजिए, जो नॉवेल उसमें दिया हुआ है उसको आप समझिए। तो आप उसको समझ के जो है ना अपने कॉन्सेप्ट से जवाब दे सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वो होगा तब जब आपका ग्रामर बढ़िया रहेगा तब। ग्रामर इसमें जो है ना एक्स फैक्टर है, समझ गए बात को ना। यानी कि
नहीं कहते हैं कि दो पोल जो दो रोड को जो जोड़ता है बीच में, अगर नदी है तो वो ग्रामर है। ग्रामर आपका नहीं बढ़िया है तो आप बुक भी नहीं समझ पाइएगा, बुक के बाद छोड़िए आप क्वेश्चन नहीं समझ पाइएगा। तो ग्रामर तो है ही। ग्रामर में इसमें कुछ जो है ना लिमिटेड टॉपिक है, ग्रामर में ज़्यादा इसमें ग्रामर में टॉपिक नहीं है। अगर निकालिएगा तो उसको ऊपर ही होगा, निकालिए तो आ गया ना, ये नहीं ये बुक का है। हाँ देखिए यहाँ पर आ गया आपका, देखिए ये जो है आपका सबसे पहला देखिए जो आपका जो है ना पेसेज है, ठीक है ना। तो आपका 20 मार्क्स का पेसेज आता है, जिसमें एक होता है आपका डिस्कर्सिव पेसेज होता है, एक आपका होता है केस बेस्ड यानी फैक्चुअल पेसेज होता है, जिसमें देखिए आपका विजुअल, ये स्टैटिकल और जो है चार्ट, ये सब का क्या क्या इस्तेमाल करके बताया जाता है। उसमें आपको एक पूरा फिगर दिया हुआ रहेगा, वो आप कर लीजिएगा। पेसेज आप तभी सही कर पाइएगा जब आप ज़्यादा ज़्यादा पेसेज को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पिछला 3-4 साल में जितना पेसेज आया है वो सबको आप बना लीजिए, हो गया बस, इनफ है। दोस्तों को आप क्या कीजिए, उसको बार बार बनाइए। बनाने का मतलब है कि आपको उसके पीछे की बात को समझना नहीं है, कैसा पेसेज था, कैसा क्वेश्चन पूछा, कैसे उसको जवाब दिया गया, ये सब बात भी क्या करना है, उसमें गौर करना है। और अगर आपको लगता है कि और भी प्रैक्टिस करना है तो क्या कीजिए कि और भी पेसेज, हम लोग तो बच्चा को बहुत सारा पेसेज अवेलेबल करवाए हैं, करीब बहुत ज़्यादा, हम लोग करीब 20 से ज़्यादा करवाए होंगे क्लास में और 20 दिए होंगे। उसको बच्चा अगर लगातार कर लेगा ना तो एग्जाम हॉल में क्या होता है कि ये समय ज़्यादा लेता है। लेकिन जो बच्चा ज़्यादा इस समय प्रैक्टिस करके आएगा उसको समय नहीं लगेगा, क्या कि उसको पता रहेगा कि हमको कैसे कैसे इसमें करना है, कैसे आंसर खोजना है, कैसे इसका आंसर करना है, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस से डिपेंड करता है। फिर देखिए आपका जो दूसरा है वो है आपका ग्रामर। देखिए यहाँ पे 10 नंबर का आपका ग्रामर है, 10 नंबर का आपका लेटर आता है। जैसे कि आपको पहले लेटर के बारे में बताएंगे। देखिए ये बहुत आसान चीज़ है, आपको एक लेटर दिया हुआ रहेगा, आपको अगर लेटर का फॉर्मेट पता है तो आप आराम से क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, आपको 2-4 नंबर इसमें कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। ये देखिए एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, ये भी बहुत आसान है, सब हम बोलें सब प्रैक्टिस का है। लेकिन अब इसमें जो फैक्टर है वो है ग्रामर। ये आपका टोटल जो है 12-13 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। जिसमें देखिए डिटरमाइनर है, टेंस है, ये जितना आपको दिख रहा है ये सब है, ये ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। आपको क्या करना है कि जैसे टेंस है उसका पूरा रूल समझ लीजिए, आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसको पूरा समझ लीजिए, आपका मॉडल है उसको पूरा समझ लीजिए। जब तक आप ये नहीं कीजिएगा, देखिए सिलेबस में है तो उसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई इसमें उपाय नहीं है। ये आप चाहेगा कि हम बाईपास कर दे कोई चीज़ को तो फिर वहाँ उसको पता चल जाता है। क्या दीपक सर, सही बात है। आप तो एग्जाम दिए तो आप बताइए ना बच्चा को। ज़्यादा कुछ तो सर हम बताएंगे नहीं इसके बारे में। जैसे अगर हम बात करेंगे पैसेज के बारे में तो पैसेज प्रैक्टिस का चीज़ है, वही ना, बिल्कुल। एक ही साथ सब कुछ नहीं हो सकता है, इसमें वर्ड पावर भी होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आपका वर्ड पावर कमज़ोर है तो पैसेज बनेगा ही नहीं, ठीक है। ग्रामर सेक्शन का होना अच्छा होना ये भी एक फैक्टर है। और उसके साथ साथ इसमें जो एनालिटिकल पैराग्राफ है, लेटर वगैरह है, ये सब बहुत ईजी होता है। ये आप आराम से 4-5 पैराग्राफ की जगह तो आराम से एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ पोएम्स में आपका स्ट्रक्ट वगैरह होता है, ठीक है। स्ट्रक्ट दे दिया, उसमें पोएटिक डिवाइसेस वगैरह पूछ लेता है, तो फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम से आप जानते हैं या फिर पोएटिक डिवाइसेस जानते हैं, उसको भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पोएम्स में चीज़ पूछा जाता है। और साथ ही साथ जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग इंग्लिश में आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके बोर्ड में मार्क्स आने का, क्योंकि इंग्लिश में आपका राइटिंग के साथ साथ स्पेलिंग मिस्टेक पर भी मार्क्स वगैरह काटता है। तो आप जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग कीजिएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। वही ना, सुधार होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे करते जाइएगा सुधार होगा। तो हम लोग के यहाँ बच्चा टेस्ट देता है ना, देखते हैं कि पहला जन्म कितना खराब आता है, लेकिन जैसे जैसे टेस्ट होते जाता है देखिए कैसे सुधार होते जाता है, कैसे लिखना है, कैसे आंसर करना है, बहुत टाइम मैनेजमेंट क्या है, बहुत फैक्टर पे क्या करता है, आपका रिजल्ट डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बोर्ड की एग्ज़ाम है, उतना आपको जो है इसको नॉर्मली नहीं लेना है। थोड़ा आपका समय तो बहुत नज़दीक है तो आपको सीरियसली लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहाँ है, देख लीजिए यहाँ पे मात्र जो है कितना दिन बाकी है सर, लगभग 45 से 50 दिन बाकी है, लगभग यही आपके पास दिन बाकी है, ठीक है ना। ऐसे में आपको देखिए ये करना है, कर सकता है, हमें नहीं कि बहुत सारा बच्चा कर सकता है, ठीक है। अब आपके पोटेंशियल डिपेंड करता है, उसमें कितना एफर्ट लगाते हैं, समझ रहे हैं ना। बोर्ड को आपको 500 नंबर देना है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप 500 आपको दे देगा, आपके अंदर डिपेंड करता है आप उससे कितना नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। बोर्ड को नंबर देने में कोई आपत्ति नहीं है। और इसमें क्या है कि आपके दोस्त को भी कोई दिक्कत नहीं है आपको कितना नंबर आएगा। यहाँ पे सब बच्चा का रिजल्ट जो है ना इंडिविजुअल सबके लिए बराबर है, इसमें किसी को मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कितना मेहनत करना है वो अपने ऊपर डिपेंड कीजिए।
हम यहाँ पे बहुत सारा बच्चा को बोलते भी हैं, तो बहुत कोई बच्चा ऐसा होता है जो बात को पूरा अपनाता है, पूरा अपना सुधार करता है, बढ़िया रिजल्ट लेके जाता है। कोई ऐसा भी होता है जो नहीं करता है, तो सब अपने अपने डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग का रोल यही है, हम लोग का सिर्फ बात है, हमेशा हम लोग का एक ही काम है, सही बात बताना, करना नहीं करना वो आप देख लीजिए। तो चलिए, बाकी SST वाला सेक्शन के लिए और आपका हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल आप जो है मैथ, साइंस और इंग्लिश पूरा एकदम पूरा कवर कीजिए, और हम लोग का क्लास भी जैसे आ रहा है पूरा आते ही रहेगा। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।